दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के रहने वाले एक चाचा की है जिनका नाम लखन सिंह है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी चाचा लखन सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन सिंह है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे जीवन में घटी एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में है, जिस घटना को याद करके आज भी मैं डर के मारे सहम जाता हूं। क्योंकि जब वो घटना मेरे साथ हुई थी उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज के दिन मेरे साथ इतनी भयानक घटना घटने वाली है, जिस घटना को मैं मेरी पूरी उम्र में भी कभी नहीं भूला पाऊंगा। दरअसल आज तो मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, इस वजह से मैं अब ठीक तरीके से ट्रक नहीं चला पाता हूं, जिसके कारण अब मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया है। लेकिन ये बात उस वक्त की है जब मैं लगभग 50 साल की उम्र का हुआ करता था, और उस जमाने में जब मैं ट्रक चलाया करता था तो बाकी के हट्टे कट्टे जवान ट्रक ड्राइवरों को भी मैं ट्रक ड्राइविंग के काम में पीछे छोड़ दिया करता था, क्योंकि मैंने लगभग 16 साल की उम्र से ही ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त मेरे पास ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं था, लेकिन फिर भी जिन उस्ताद जी के साथ मैं खलासी का काम किया करता था उन्होंने मुझे बहुत कम उम्र में ही ट्रक चलाना सिखा दिया था। और जैसे ही मेरा ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस बना था तो उसके बाद मैंने खुद से ही ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। अब जिस वक्त की आज मैं आपको ये घटना बताने जा रहा हूं, उस वक्त मेरे साथ खलासी के रूप में एक आदमी काम किया करता था जिसका नाम भीमा था। भीमा वैसे तो काफी ज्यादा दिलेर इंसान था, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, और वो कमजोरी थी उसका खाना। यानी कि वो खाने में इतना ज्यादा खाता था कि कई बार उसको ज्यादा खाना खाने की वजह से उल्टी भी हो जाया करती थी। लेकिन उसको जो चटपटी चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा पसंद थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहानी में ये फालतू की बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कहानी की शुरुआत में मैं जो भी बात आप लोगों से कह रहा हूं उनमें से हर बात का इस कहानी में आगे जाकर कुछ ना कुछ ताल्लुक जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों को इस कहानी में आगे जाकर पता चलने वाला है। अब एक दिन की बात है, मैं और मेरा खलासी भीमा हरियाणा से अपने ट्रक में शराब की बोतलें भरकर उन्हें उत्तराखंड की एक फैक्ट्री में खाली करने के लिए जा रहे थे। ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है, और उस जमाने में मैं जो ट्रक चलाया करता था वो एक आगे की तरफ जो बोनट वाला ट्रक होता है वो ट्रक था, और उस ट्रक को मैं लगभग पिछले 10 साल से चला रहा था। अब मैं और भीमा उस दिन शाम के लगभग 7 बजे के आसपास में अपने ट्रक में उस शराब की बोतलों से भरी हुई पेटियां लेकर हरियाणा से उत्तराखंड की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में जो शराब का कारोबार होता था वो हरियाणा में सबसे ज्यादा होता था। अब जिस दिन हम लोग अपनी उस ट्रिप पर निकले थे वो सर्दियों का वक्त था, और उस दिन मौसम भी थोड़ा ज्यादा ही खराब हो रहा था। आसमान में गहराते हुए उन काले बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़े ही टाइम बाद बारिश आने वाली है। लेकिन हम लोगों ने रात के लगभग 2 बजे तक जब अपना सफर तय कर लिया था तो उस वक्त तक तो उन काले बादलों से एक भी पानी की बूंद नीचे नहीं गिरी थी, यानी कि उस वक्त तक बारिश नहीं आई थी। अब जैसे ही रात के 2 बजे तो भीमा अपनी उस खाने वाली आदत से मजबूर होकर मुझसे कहता है कि उस्ताद काफी ज्यादा भूख लग रही है, और मैंने तो सुबह के बाद से अब तक कुछ खाया भी नहीं है, तो चलो कहीं चलकर कुछ खाते हैं। अब भीमा के ऐसा कहने पर मैं भीम से कहता हूं कि देख भीमा, हमें ये शराब की बोतलें टाइम से पहले ही उस फैक्ट्री में पहुंचा देनी है, क्योंकि मालिक ने साफ साफ कहा है कि अगर वक्त पर हमने ये सामान नहीं पहुंचाया तो वो हमारे पैसे काट लेंगे। इसी वजह से हम लोगों को रास्ते में ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अब मेरी इस बात से भीमा भी सहमत हो जाता है, और फिर हम दोनों काफी तेज रफ्तार में अपने उस ट्रक को लेकर अपने रास्ते पर आगे की तरफ निकलने लगते हैं। लेकिन तभी एक घुमाव में एक छोटा सा कस्बा हम लोगों को दिखाई देता है। उस चीज को देखकर भीमा मुझसे कहता है कि उस्ताद, जरूर इस कस्बे के अंदर
हम लोगों को खाने का कुछ मिल जाएगा तो आप ट्रक को सीधा रास्ते से लेने के बजाय इस कस्बे से होकर ले लीजिए। भीमा के ऐसे कहने पर मैं अपने ट्रक को उस तरफ मोड़ लेता हूं। अब मैंने ट्रक को उस तरफ मोड़ तो लिया था, लेकिन तभी मैं भीमा से कहता हूं कि अरे भीमा, इतनी रात को हम लोगों को भला इस कस्बे में खाने के लिए क्या मिलेगा? ये कोई शहर थोड़ी है जहां रात के वक्त तक कोई खाने का ढाबा या फिर दुकान खुली रहेगी। अभी मैं और भीमा आपस में इस तरह की बातें करते हुए उस कस्बे के बीच से गुजर ही रहे थे कि तभी उस कस्बे से थोड़ी दूर पहले ही हम लोगों को एक सुनसान सी जगह पर एक शराब का ठेका दिखाई देता है और उसी के पास में एक दुकान बनी हुई थी जिस पर लगभग 15 से 20 के आसपास में कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे और वहीं पर वो दुकान वाला उन लोगों के लिए गर्मा गर्म पकौड़ियां तल रहा था। अब ये चीज देखकर भीमा के मुंह में उन पकौड़ियों को खाने के लिए पानी टपकने लगता है। इसी वजह से मैं भी उससे कहता हूं कि चल ठीक है, थोड़ी बहुत मेरे लिए भी लेते आना। अब मेरे मुंह से इतना सुनते ही भीमा फटाक से ट्रक से नीचे उतरता है और उस आदमी से लगभग 20 रुपए की पकौड़ियां लेकर ट्रक के अंदर वापस बैठ जाता है। अभी मैं और भीमा ट्रक के अंदर बैठे बैठे वो पकौड़ियां खा ही रहे थे कि तभी बगल में ही उस दुकान पर बैठे हुए उन आदमियों को देखकर मेरे मन में एक अजीब सी शंका पैदा होती है। उस वक्त जब मैंने उन लोगों को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि शराब पीते वक्त वो लोग बार बार मेरे ट्रक की तरफ ही देख रहे थे। ये चीज देखकर मुझे लगा कि कहीं ये लोग मेरे ट्रक के अंदर रखी हुई शराब की बोतलों को ना लूट लें, क्योंकि हम दोनों भला उन 15 से 20 आदमियों का मुकाबला कैसे कर सकते थे। और अगर एक बार वो लोग नशे की हालत में हम लोगों के ऊपर हावी हो जाते तो हमारा उनसे मुकाबला कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से मैं भीमा से कहता हूं कि तू इन गर्मा गर्म पकौड़ियों को साइड में रख और हम दोनों इनको आगे चलकर खाएंगे। तभी भीमा मुझसे कहता है कि अरे उस्ताद, ठीक से खा तो लेने दीजिए। तभी मैं भीमा से कहता हूं कि इस वक्त हम लोगों का यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। इसी वजह से मैं अपने ट्रक को वहां से स्टार्ट करके अपने आगे के रास्ते की तरफ निकल जाता हूं। अभी मुझे वहां से निकले हुए लगभग आधे घंटे का वक्त हो चुका था और उस आधे घंटे के वक्त के दौरान मैंने लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बीच का सफर भी तय कर लिया था। अब हम लोग लगभग उत्तराखंड की सीमा के पास में पहुंच चुके थे और वहीं से उन पहाड़ी नुमा घुमावदार रास्तों का सफर शुरू हो चुका था। लेकिन अब जैसे ही मैंने पीछे की तरफ पलटकर उन पकौड़ियों को खाने के लिए अपनी नजरें दौड़ाई तो मैं देखता हूं कि तब तक भीमा ने उन सारी पकौड़ियों को खत्म कर दिया था। अब यह चीज देखकर मुझे पहले तो थोड़ा बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी खाने की आदत कभी भी नहीं छूटने वाली है और वैसे भी उस वक्त मुझे कोई इतनी ज्यादा भूख भी नहीं लग रही थी। अब मैं और भीमा लगातार उन घुमावदार सड़कों पर अपने ट्रक को चलाते हुए जा रहे थे। तभी अचानक से ही बारिश की कुछ बूंदें मेरे ट्रक के आगे वाले शीशे पर गिरने लगती हैं। उस चीज को देखकर मुझे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाता है कि शायद अब बारिश स्टार्ट होने वाली है। इसी वजह से मैं उसी जगह पर ट्रक को रोक देता हूं। ट्रक को रोककर मैं भीमा से कहता हूं कि हम लोगों को नीचे उतरकर ट्रक की छत पर जो तिरपाल लगा हुआ है उसको एक बार ठीक कर लेना चाहिए। अगर गलती से भी ट्रक के अंदर बारिश का पानी घुस गया तो पीछे की तरफ रखी हुई शराब की सारी पेटियां खराब हो जाएंगी और अगर एक बार माल खराब हो गया तो फिर मालिक हमारे दुगने पैसे काट लेंगे। अब आपस में यही बातें करते हुए मैं और भीमा ट्रक से नीचे उतरते हैं और हम दोनों ही उस ट्रक की छत के ऊपर चढ़कर बारिश की गिरती हुई उन हल्की हल्की बूंदों के बीच अपने ट्रक के तिरपाल को ठीक करने लगते हैं। अब जिस वक्त जिस जगह पर रुककर हम दोनों हमारे ट्रक के ऊपर चढ़कर उस तिरपाल को ठीक कर रहे थे, उस वक्त वो जगह काफी ज्यादा सुनसान थी। आसपास में दूर दूर तक हमें जंगल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त हमारी ट्रक की दोनों तरफ की इंडिकेटर चालू थी और हमारा ट्रक सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। अब तिरपाल को ठीक करते करते जैसे ही बारिश की रफ्तार थोड़ी तेज हुई तो मैं और भीमा जल्दी जल्दी उस ट्रक से नीचे उतरते हैं और फिर ट्रक के केबिन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन केबिन के अंदर जाकर बैठने तक हम दोनों काफी ज्यादा भीग चुके थे। इसी वजह से पहले तो हम दोनों हमारे सिर को और बाकी के भीगे हुए शरीर को अच्छी तरह से पोंछते हैं और फिर उसके बाद एक बार फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। अब जिस वक्त दोबारा से ट्रक को स्टार्ट करके हम लोग वहां से निकले थे, उस वक्त तक रात के करीब 2:30 बजे का वक्त हो चुका था।
लेकिन वहां से आगे निकलते ही बारिश काफी ज्यादा तेज आने लगती है और उन पहाड़ी नुमा घुमावदार सड़कों पर बारिश की उन तेज रफ्तार बूंदों के बीच ट्रक चलाना अब मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वैसी घुमावदार सड़कों पर हम दोनों अपने ट्रक को खड़ा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर गलती से भी सामने की तरफ से कोई दूसरा ट्रक या फिर कुछ और आ गया तो हम लोगों के लिए उस वक्त मुसीबत खड़ी हो सकती थी, क्योंकि वो एक सिंगल सड़क थी और उसमें एक बार गाड़ी को एक जगह रोकने के बाद उसको वहां से स्टार्ट करके आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि वो एक चढ़ाई वाली सड़क थी। इसी वजह से मैं और भीमा वहां से चलते रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ही वो सड़क और भी ज्यादा घुमावदार और खतरनाक आने लगी थी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उस सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही उस सड़क पर एक तरफ तो जो पहाड़ी की ऊंचाई थी वो और भी ज्यादा ऊंची होती जा रही थी और दूसरी तरफ जो खाई की गहराई थी वो और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों को इस बात का डर था कि कहीं बारिश के इस तेज मौसम में कहीं से कोई पहाड़ का हिस्सा खिसक कर हमारे ट्रक के ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि वैसे इलाकों में लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसी वजह से मैं और भीमा आगे जाकर एक अच्छी सी सुरक्षित जगह देखकर हमारे ट्रक को वहां पर रोक देते हैं। हालांकि ट्रक को रोकने के बावजूद भी उस वक्त तक काफी तेज बारिश आ रही थी। बारिश की रफ्तार उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि ट्रक की साइड वाली खिड़की से भी बारिश की बूंदें अंदर आकर गिर रही थी। इसी वजह से मैं और भीमा साइड वाली खिड़कियों के शीशे को भी ऊपर चढ़ा लेते हैं। अब हमारे ट्रक का केबिन पूरी तरीके से बंद था और बाहर से बारिश की एक भी बूंद अंदर नहीं आ सकती थी। अब जिस जगह पर मैंने और भीमा ने हमारे ट्रक को खड़ा कर रखा था वो जगह पहाड़ से थोड़ी साइड में और खाई के बगल में ही थी, लेकिन उस वक्त हम लोगों को वो जगह थोड़ी खतरे से खाली लग रही थी। लेकिन उस जगह पर ट्रक को खड़ा करते ही भीमा मुझसे पूछता है कि उस्ताद, अगर हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर खड़े रहे तो फिर हमको तो माल को पहुंचाने में देरी हो जाएगी, और अगर हमें देरी हुई तो जैसा आप कह रहे थे मालिक हमारे पैसे काट लेंगे। तभी मैं भीमा से कहता हूं कि माना कि मैंने तुमसे जो बात कही थी वो सही थी, लेकिन कभी भी जान से बढ़कर पैसा नहीं होता है। अगर इस बारिश के मौसम में हमारे साथ इस घुमावदार पहाड़ी नुमा सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई तो वो पैसा हमारे कुछ भी काम नहीं आने वाला। इसी वजह से हम लोगों का थोड़ी देर यहाँ पर रुके रहना ही हमारे लिए सही होगा। अब मैंने उस वक्त भीमा से ये बात कह तो दी थी, लेकिन उस वक्त मुझे खुद को ही इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दुर्घटना तो आज हम लोगों के साथ होने ही वाली थी, लेकिन वो किस प्रकार की दुर्घटना होने वाली थी इसके बारे में उस वक्त हम दोनों को कुछ भी अंदाजा नहीं था। अब जब हम दोनों वहां पर उस तेज बारिश के बीच अपने ट्रक के केबिन के अंदर बैठे बैठे काफी देर तक बोर हो गए तो भीमा मुझसे कहता है कि उस्ताद, हम दोनों कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? इससे अच्छा तो है कि हम थोड़ी बहुत नींद की झपकी ले लेते हैं। इससे हमारा दिमाग भी थोड़ा ताज़ा हो जाएगा और आगे का सफर तय करने में हम लोगों को नींद की झपकियां भी नहीं आएंगी। अब मैं भी भीमा की इस बात से सहमत हो जाता हूं और हम दोनों ही केबिन के अंदर लेट जाते हैं। अभी हम लोगों को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी, लेकिन बीच में मेरी आंख लग गई थी और मुझे नींद आ गई थी। लेकिन जैसे ही सोते सोते मुझे मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी तो उस आवाज के साथ ही मेरी नींद टूट जाती है और नींद के टूटते ही मैं लेटे लेटे अचानक से अपनी आंखों को खोलकर ट्रक की छत की तरफ देखता हूं, क्योंकि वो जो आवाज मुझे सुनाई दी थी वो कहीं और से नहीं बल्कि मेरे ट्रक की छत के ऊपर से ही सुनाई दी थी। वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कि कोई अचानक से मेरी ट्रक की छत के ऊपर कूदा है। उस वक्त वो जो आवाज आई थी वो इतनी तेज आई थी कि जैसे कोई भारी भरकम चीज मेरे ट्रक के ऊपर बहुत ऊंचाई से कूदी है, क्योंकि उस आवाज के साथ साथ मुझे दिखाई दिया था कि जो मेरे केबिन के ऊपर की लोहे की बनी हुई चद्दर वाली छत थी वो थोड़ी नीचे की तरफ पिचक गई थी। अभी मैं उस चीज को गौर से देख ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो जो कोई भी भारी भरकम चीज थी वो मेरे ट्रक की छत के ऊपर अब इधर से उधर चलने लगी थी, क्योंकि उस वक्त चलने के कदमों की आवाज के साथ साथ वो चद्दर की टीन से बनी हुई मेरे ट्रक की छत मुझे जगह जगह से पिचकती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई इंसान अपने भारी भरकम कदमों से उस छत के ऊपर टहल रहा हो। अब जैसे ही मैं ये चीज महसूस करता हूं तो मैं पलटकर मेरे पीछे की तरफ केबिन में ही सोए हुए भीमा की तरफ देखता हूं,
लेकिन जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मुझे दिखाई देता है कि भीमा तो केबिन के अंदर है ही नहीं। अब जब मुझे ये चीज दिखाई दी कि भीमा केबिन के अंदर नहीं है, तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद भीमा एक बार फिर से ट्रक के ऊपर तिरपाल को ठीक करने के लिए चढ़ा होगा। लेकिन इसी के साथ मैं सोचता हूं कि अगर भीमा ही ट्रक के ऊपर चढ़ा था तो फिर वो इस तरह से अचानक से ट्रक के ऊपर इतनी जोर से कूदा क्यों था। लेकिन अब चारों तरफ उस सुनसान इलाके को देखकर मुझे किसी और इंसान की वहां पर होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से मैं मेरे मन में ये मानकर ऊपर की तरफ जोर से आवाज लगाता हूं कि वहां पर भीमा ही है, और मैं जोर से कहता हूं कि अरे भीमा, इस तरह से ट्रक के ऊपर क्यों कूद रहे हो? क्या तुम ही वहां पर हो या फिर और कोई? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरे इतना कहते ही सामने की तरफ से आवाज आती है कि नहीं उस्ताद, मैं ही हूं। अब भीमा की यह आवाज सुनते ही मैं भी थोड़ा निश्चित होकर एक बार फिर से लेट जाता हूं। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी मुझे बारिश की बूंदों की काफी तेजी से गिरने की आवाज सुनाई देती है, और उस वक्त तक भीमा ऊपर से वापस ट्रक के केबिन के अंदर नहीं लौटा था। इसी वजह से मुझे लगा कि भीमा अब तक तो पूरी तरीके से भीग चुका होगा। इसी वजह से मैं एक बार फिर से अपनी कमर के बल उठकर उसे आवाज लगाने के लिए उठा ही था, और मेरे मुंह से कुछ शब्द निकलने से पहले ही अचानक से मेरी नजर ट्रक के सामने वाले शीशे से आगे की तरफ जाती है, और जैसे ही मैं ट्रक के आगे की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि भीमा तो अपने हाथ में एक पानी की बोतल लिए हुए उस बारिश में भीगते हुए सामने की तरफ से मेरे ट्रक की तरफ काफी तेज कदमों के साथ चलता हुआ आ रहा है। साथ ही उसने अपने सिर पर एक प्लास्टिक की पन्नी भी डाल रखी थी, जो कि शायद उसने अपने आप को बारिश से बचाने के लिए डाल रखा होगा। अब वो काफी तेज कदमों के साथ चलता हुआ आकर मेरे ट्रक के केबिन का फाटक खोलता है और जल्दी से ट्रक के केबिन के अंदर आकर बैठ जाता है। अभी मैं उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो मुझसे कहता है कि वो क्या है ना उस्ताद, की पकौड़ियां कुछ ज्यादा ही खाली थी, इसी वजह से पेट में कुछ गुड़गुड़ होने लगी थी, जिसके चलते मुझे इमरजेंसी में 2 नंबर जाना पड़ा। अब उसके मुंह से ये बात सुनते ही मैं उससे कहता हूं कि वो तो ठीक है, लेकिन तूने तिरपाल तो ऊपर से अच्छी तरीके से सेट कर दिया था या नहीं? अब मेरे ऐसा कहते ही वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से मुझसे कहता है कि हाँ, तिरपाल तो हम दोनों ने साथ मिलकर अच्छी तरीके से ही सेट किया था। आपके सामने ही तो मैंने कहीं से भी पानी गिरने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो हम दोनों एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाकर देख लेते हैं। अब उसके मुंह से ये बात सुनते ही मैं थोड़ा अचंभित होते हुए उससे कहता हूं कि हम दोनों ने साथ में जो तिरपाल ठीक किया था, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अभी जो तू कुछ देर पहले जब ऊपर की तरफ अकेला ही तिरपाल ठीक करने में लगा हुआ था, मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। और एक बात मैं तुझे अच्छी तरीके से समझा देता हूं कि गलती से भी दोबारा इस तरीके से इतनी जोर से ट्रक के केबिन वाली छत के ऊपर मत कूदना, क्योंकि इसके ऊपर जो लोहे के चद्दर लगी हुई हैं वो काफी कमजोर हैं, और अगली बार अगर तू इस तरह से इतनी जोर से कूदा तो चद्दर के साथ तू भी अंदर आ जाएगा। अभी मैंने भीमा से इतना कहा था कि तभी वो अचानक से ही अपना अजीब सा मुंह बनाकर मुझसे कहता है कि उस्ताद, लगता है आपकी नींद अभी भी उतरी नहीं है, और शायद आप अब तक भी नींद में ही बातें कर रहे हो, क्योंकि मैं तो कभी छत के ऊपर अकेला तिरपाल ठीक करने के लिए गया ही नहीं। आपके सो जाने के बाद जब मैं आपके साथ सोया हुआ था तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग गई थी, और मैं तभी बगल में ही जंगल की तरफ हल्का होने के लिए चला गया था। ना ही तो मैं कभी ट्रक की छत के ऊपर अकेला चढ़ा हूं, और ना ही मैंने कोई तिरपाल ठीक किया है। अब भीमा के मुंह से ये बात सुनते ही मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से सामने की तरफ से भीमा ने जवाब दिया था कि वो खुद ही छत के ऊपर हैं। तभी मैं उससे कहता हूं कि यार, तूने खुद ही तो मुझसे कहा था कि नहीं उस्ताद, मैं ही छत पर हूं। तो भीमा कहता है कि मैंने तो आपको कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं छत पर चढ़ा ही नहीं तो मैं ऊपर से आपको जवाब कहां से दूंगा? अब उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं सोचता हूं कि हो सकता है शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन तभी मेरा दिमाग मुझसे कहता है कि वो मेरा वहम बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो एक हकीकत थी, क्योंकि भीमा की आवाज मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से सुनी थी, और वो आवाज सुनने के बाद भी मुझे ट्रक की छत के ऊपर चलने वाले उन कदमों की आवाज काफी देर तक सुनाई देती रही थी। तो फिर वो मेरा वहम कैसे हो सकता है? अब जब मैं काफी सोच में डूब गया तो भीमा मुझसे कहता है कि अरे उस्ताद, हो सकता है नींद में
आपको कोई सपना आया होगा और आपको लग रहा है कि वो आपकी हकीकत थी। तभी मैं भीमा से कहता हूं कि नहीं भीमा, वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो हकीकत थी। और मुझे अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ से तेरी आवाज में किसी ने कहा था कि मैं ही छत के ऊपर हूं। लेकिन वो था कौन? अभी मैं और भीमा आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि तभी भीमा की नजरें एकटक मेरे ट्रक के सामने वाले शीशे की तरफ जाने लगती हैं। उसको लगातार एकटक उस तरफ देखता हुआ देखकर मैं भी पीछे की तरफ मुड़कर सामने वाले शीशे की तरफ देखता हूं। और जैसे ही मैं सामने वाले शीशे की तरफ देखता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने और भीमा ने अपनी आंखों के सामने उस वक्त देखा था वो हम दोनों की ही रूह कपा देने के लिए काफी था। दरअसल हम दोनों को दिखाई देता है कि उस वक्त लगातार बरसती हुई उस तेज बारिश के बीच सड़क के सामने अंधेरे में से कुछ चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। दिखने में तो वो किसी इंसान की तरह ही था, लेकिन जिस तरीके से वो चल रहा था वो चाल किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि उस वक्त वो किसी जानवर की तरह चल रहा था, क्योंकि वो सिर्फ अपने दो पैरों से नहीं बल्कि अपने दोनों पैरों के साथ साथ अपने दोनों हाथों से भी चल रहा था। उसको उस तरीके से चलता देखकर मैं और भीमा इस सोच में डूब जाते हैं कि आखिर ये कैसा अजूबा है। लेकिन तभी डर के मारे भीमा मेरा एक हाथ पकड़ लेता है। अब उसको उस तरीके से डर के मारे मेरा हाथ पकड़ता हुआ देखकर मैं अपनी आंखों को बंद करके उसको थोड़ा शांत रहने का इशारा करता हूं, क्योंकि उस वक्त हम दोनों में से कोई भी उस चीज को ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो चीज हमारे करीब आती जा रही थी वैसे वैसे ही हम दोनों को ये एहसास होता जा रहा था कि वो जो कुछ भी है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। लेकिन तभी अचानक से ही बीच में एक बहुत तेज बिजली आसमान में कड़कती है, और जब वो बिजली आसमान से कड़कती है तो उस बिजली की रोशनी में कुछ पल के लिए वो जो कुछ भी था वो हमें दिखाई देता है। और जैसे ही कुछ पल के लिए वो चीज हम दोनों को दिखाई देती है तो उस चीज को देखकर हमारी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस वक्त हम लोगों को दिखाई दिया कि वो जो कोई भी किसी जानवर की तरह अपने चार पैरों पर चलकर हमारी ओर आ रहा था वो कोई जानवर नहीं, बल्कि दिखने में वो एक औरत थी जिसके सिर के बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल सामने की तरफ था। साथ ही उसकी आंखें कुछ पल के लिए जब हम लोगों को उस बिजली के कड़कड़ाहट की आवाज के साथ उसकी रोशनी में दिखाई दी तो हमको ऐसा लगा कि जैसे उसकी आंखें किसी जानवर की तरह पूरी तरीके से एक अजीब सी रोशनी में चमक रही हैं। और इसके साथ ही उसके शरीर पर बिल्कुल किसी औरत की तरह ही एक लाल रंग की साड़ी लिपटी हुई है। अब जब वो पूरी तरीके से एक औरत की तरह दिखने में हम लोगों को दिखाई दे रही थी तो फिर उस वक्त हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस तरीके से किसी जानवर की तरह क्यों चल रही थी। अभी हम लोगों को वो चीज देखकर थोड़ा बहुत डर लग ही रहा था कि तभी जैसे ही वो बिजली कड़कना बंद हुई तो एक बार फिर से सामने की तरफ पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है, और अंधेरे में फिर से वो चीज हम लोगों को थोड़ी हल्की हल्की धुंधले रूप में ही दिखाई देने लगती है। लेकिन कुछ पल की खामोशी के बाद जब एक बार फिर से उस बारिश के बीच आसमान से बिजली कड़कती है तो इस बार जैसे ही बिजली कड़की तो एक बार फिर से हम लोगों को वो औरत दिखाई देती है। लेकिन इस बार वो औरत हम लोगों को किसी जानवर की तरह नहीं बल्कि किसी साधारण औरत की तरह ही अपने दोनों पैरों से ही चलती हुई दिखाई देती है। ये चीज देखकर मैं कुछ पल के लिए सोचता हूं कि कहीं सिर्फ मुझे ही तो वो सब दिखाई नहीं दिया, या फिर हो सकता है मेरी ही आंखों का वो सब कुछ वहम हो। इसीलिए मैं धीरे से दबी दबी आवाज में भीमा से कहता हूं कि भीमा, क्या तुम्हें भी कुछ देर पहले वही दिखाई दिया था जो मुझे दिखाई दिया था? तभी वो मुझसे कहता है कि हाँ उस्ताद, अभी तो मैंने देखा था कि वो औरत किसी जानवर की तरह अपने चार पैरों पर चलकर हमारी तरफ आ रही थी। लेकिन अब जैसे ही दोबारा से बिजली कड़की तो ये औरत तो बिल्कुल किसी साधारण औरत की तरह दिखाई देने लगी है। अब भीमा के मुंह से ये बात सुनकर मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि ये जो कुछ भी मैंने देखा था वो मेरी आंखों का भ्रम नहीं बल्कि एक वास्तविकता थी जिसे भीमा ने भी देखा था। लेकिन अब इतनी रात को उस सुनसान जंगल के बीच उस पहाड़ी नुमा रास्ते पर भला वो अकेली औरत वहां क्या कर रही थी? और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा डरने की बात थी वो ये थी कि अब वो चलते हुए हमारी तरफ ही आ रही थी। लेकिन वो हमारी तरफ चलकर क्यों आ रही थी? ये बात उस वक्त हम दोनों को ही बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी भीमा मुझसे कहता है कि उस्ताद, हम दोनों की भलाई इसी में है
कि आप जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करके यहां से निकल लो। लेकिन उस वक्त हम दोनों में से कोई भी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठा हुआ था। ड्राइविंग सीट तो हमारे बगल में खाली ही पड़ी हुई थी, क्योंकि हम दोनों तो उस वक्त अपने अपने पैरों पर चद्दर डालकर बीच वाली सीट पर लेटे हुए थे। और जब यह घटना हमारे साथ हो रही थी तो उस वक्त वहां बैठे बैठे सामने की तरफ का वो नजारा देख रहे थे। लेकिन इस बार जैसे ही दोबारा से वो बिजली कड़क कर बंद हुई तो फिर से सामने की तरफ पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है और एक बार फिर से वो औरत हम दोनों को दिखना बंद हो जाती है। अब जैसे ही वो औरत अंधेरे में हम दोनों को दिखना बंद होती है तो हम लोग सोचते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा ट्रक वहां से स्टार्ट करके निकल जाए। इसी वजह से मैं धीरे धीरे खिसक कर ट्रक की ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगता हूं। अब जैसे ही मैं ट्रक की ड्राइविंग सीट के ऊपर जाकर बैठता हूं तो वहां पर बैठते ही मैं ट्रक का गियर डाउन करके बार बार चाबी घुमाने लगता हूं। लेकिन मेरे द्वारा कई बार चाबी घुमाने के बावजूद भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे चाबी घुमाने का ट्रक के ऊपर कोई असर ही ना पड़ रहा हो, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता था कि ठंड में या फिर बहुत दिनों तक एक ही जगह पर खड़ा रहने की वजह से ट्रक काफी देर तक स्टार्ट नहीं होता था। लेकिन कम से कम चाबी घुमाने पर वो एक अजीब तरह की स्टार्ट होने की जैसी आवाज जरूर करता था। लेकिन उस वक्त तो आवाज करना तो दूर की बात थी, बल्कि वो चाबी तो ऐसे घूम रही थी जैसे कि मैं उस चाबी को किसी और की जगह पर घुमा रहा हूं। पहले तो मुझे लगा कि कहीं मैंने किसी गलत छेद में तो ट्रक की चाबी नहीं डाल रखी। इसी वजह से मैं थोड़ा नीचे की तरफ झुककर गौर से जब स्टीयरिंग के पास में देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि चाबी तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ही लगी हुई है। तभी भीमा मुझे काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि क्या हुआ उस्ताद, आप ट्रक स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? तो उसके ऐसा कहते ही मैं उससे ये कहने ही वाला था कि मैं कई बार चाबी घूम रहा हूं लेकिन ट्रक स्टार्ट। अभी मैं भीमा से इतना बोला ही था कि तभी एक बार फिर से मुझे मेरे ट्रक के ऊपर से बिल्कुल उसी तरह की किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो मैं गौर से ऊपर की तरफ देखने लगता हूं, पर वो आवाज लगातार आती जा रही थी। लेकिन शायद वो आवाज उस वक्त सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि भीमा को भी सुनाई देती है, क्योंकि वो भी मेरी तरह ही बिल्कुल ऊपर की तरफ देखने लगा था। तभी मैं धीरे से भीमा से कहता हूं कि भीमा, क्या तुझे भी छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है? तो भीमा मुझसे कहता है कि हाँ उस्ताद, आवाज तो मुझे भी आ रही है, और अगर ये आवाज आ रही है तो इसका मतलब सच में ही कोई हमारे ट्रक की छत के ऊपर है। ये बात कहते कहते ही भीमा मुझसे कहता है कि कहीं कोई लुटेरा हमारे ट्रक के ऊपर शराब को लूटने के इरादे से तो नहीं चढ़ गया है। हो सकता है कि किसी को पता चल जाए कि शराब से भरा हुआ ट्रक इस रास्ते से गुजर रहा है और कुछ लोग हमारे ट्रक को लूटने के इरादे से इसके ऊपर चढ़ जाए। तभी मैं भीमा से कहता हूं कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। तूने देखा नहीं अभी हमारे साथ कुछ देर पहले कितना डरावना हादसा हुआ था? वो औरत आखिर कौन थी और वो उस तरीके से चलती हुई अचानक से कहाँ गायब हो गई? और जब तू यहां नहीं था तो किसी ने ऊपर से मुझे तेरी ही आवाज में जवाब भी दिया था। अभी मैं और भीमा आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरी ट्रक की छत के ऊपर से ट्रक के आगे वाले बोनट के ऊपर एक काली बिल्ली कूदती है। वो काली बिल्ली मेरे ट्रक के बोनट के ऊपर कूदने के बाद नीचे सड़क पर कूदकर पहले तो ट्रक से थोड़ा आगे की तरफ जाती है और फिर अचानक से ही पीछे की तरफ पलटकर हम दोनों की तरफ काफी अजीब तरीके से घूर कर देखने लगती हैं। रात के अंधेरे में उस वक्त हमें वो बिल्ली तो ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी चमकती हुई वो आंखें हम लोगों को काफी ज्यादा डरा रही थी। अब उस बिल्ली के वहां से कूद कर चले जाने के बाद हमारे ट्रक की छत के ऊपर से जो आवाज आ रही थी वो आवाज आना भी बंद हो गई थी। उस आवाज के बंद होते ही भीमा मुझसे कहता है कि देखा उस्ताद, मैंने आपसे कहा था ना कि होना हो वो आपका वहम ही है, और छत के ऊपर और कोई नहीं बल्कि ये काली बिल्ली ही थी जिसकी वजह से हमारी छत के ऊपर से हम लोगों को ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कि कोई हमारी छत के ऊपर चल रहा है। तभी मैं भीमा से एक बार फिर से काफी जोर देकर कहता हूं कि नहीं भीमा, वो कोई बिल्ली नहीं थी बल्कि उस वक्त तो छत के ऊपर कोई और ही मौजूद था, क्योंकि बिल्ली तो पलटकर किसी इंसान की आवाज में जवाब दे नहीं सकती है। तभी भीमा मुझसे कहता है कि अभी आप इन सब बातों को छोड़ो और ट्रक को स्टार्ट करो। उसके ऐसा कहने पर मैं थोड़ा और गुस्सा होते हुए उससे कहता हूं कि कहां से स्टार्ट करूं? बार बार चाबी घुमा रहा हूं लेकिन यह स्टार्ट ही नहीं हो रहा।
अब ये लाइन बोलते बोलते ही मैंने गलती से एक बार फिर से उस ट्रक की चाबी को घुमा दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने एक बार फिर से उस ट्रक की चाबी को घुमाया तो वो ट्रक स्टार्ट हो गया। ट्रक के स्टार्ट होते ही भीमा मुझसे कहता है कि देखा, हो गया ना स्टार्ट, चलो अब जितना जल्दी हो सके हम लोग यहां से निकल लेते हैं। अब जब हम दोनों के बीच ये सब बातें चल रही थी और हमारे साथ वो सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त तक भी बाहर की तरफ बारिश हो रही थी। भले ही अब तक उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इतनी कम भी नहीं हुई थी कि हम ठीक तरीके से सफर कर पाए। लेकिन अब उस जगह पर रुकना हम दोनों को ही सही नहीं लग रहा था। इसी वजह से हम हमारे ट्रक को लेकर वहां से आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब उस वक्त तक लगभग रात के 3:30 बजे का वक्त हो गया था और अब तो थोड़ी ही देर में ही सुबह के 4 बजने वाले थे। इसीलिए ट्रक चलाते वक्त मैं ये बात सोच रहा था कि थोड़ी ही देर में ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है और ब्रह्म मुहूर्त के स्टार्ट होने के बाद तो मेरे साथ कोई भी डरावनी घटना होने की मुझे कोई भी गुंजाइश नहीं लग रही थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव ब्रह्म मुहूर्त के स्टार्ट होने से पहले पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन उस वक्त हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाला वो आधा घंटा ही हम दोनों के लिए मौत का काल बनने वाला है और उस आधे घंटे में ही हमारे साथ एक ऐसी डरावनी घटना होने वाली है जिसकी शुरुआत अभी कुछ देर पहले ही जिस जगह पर हम रुके हुए थे उस जगह पर हो चुकी थी। और उस जगह से हमारा निकलकर आगे की तरफ जाना हमारी मर्जी से नहीं बल्कि शायद किसी और की मर्जी से ही हो रहा था। और वो जो कुछ भी था वो चाहता था कि हम लोग वहां से निकलकर आगे की तरफ उसके जाल में फंसते जाएं। दरअसल उस जगह से निकलकर अब हम लोग लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे आ चुके थे और अब सड़क के एक तरफ जो गहरी खाई थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। हालांकि दूसरी तरफ जो ऊंची पहाड़ी थी वो तो बिल्कुल वैसे ही बरकरार थी, लेकिन बगल में खाई की जगह अब धीरे धीरे समतल मैदान आने लगा था। लेकिन उस मैदान में भी पूरी तरीके से लंबे लंबे पेड़ उगे हुए थे, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी भी हम उस जंगल वाले इलाके में ही मौजूद हैं और अब तक हमने उस जगह को ठीक तरीके से पार नहीं किया है। लेकिन उस वक्त तक मैं और भीमा अंदर से इतना ज्यादा डर चुके थे कि अब हमारे बीच भी एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और हम दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। बस मैं चुपचाप ट्रक चलाता जा रहा था और भीमा अपनी मोटी मोटी आंखों को फाड़कर लगातार सामने की तरफ देखता जा रहा था। तभी भीमा अचानक से मुझसे बोल पड़ता है कि वो देखो उस्ताद, उस तरफ वो क्या है। अब भीमा ने जैसे मुझसे ये कहा तो चलते हुए ट्रक में ही मैंने भी बगल में अपनी गर्दन घुमाकर जब देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वहां सड़क के बगल में दूर जंगल के बीच एक ढाबे के जैसा कुछ बना हुआ है और उसके बाहर एक ट्रक भी खड़ा हुआ था। उस चीज को देखकर हमें लगा कि शायद यहाँ ट्रक ड्राइवर के रुकने के लिए कोई व्यवस्था है और ये कोई ढाबा है जहां पर रुककर इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर अक्सर रुककर खाना खाते होंगे या फिर थोड़ा आराम करते होंगे। अब जैसे ही वो ढाबा आया तो भीमा मुझसे कहने लगता है कि चलो ना उस्ताद, उस जगह पर चलकर कुछ खा लेते हैं। तभी मैं भीमा से कहता हूं कि तू पागल हो गया है, अभी हम लोगों ने कितना टाइम तो पीछे की तरफ पहले ही खराब कर दिया है और तूने तो पहले से ही इतने ज्यादा पकोड़े खा रखे हैं, साथ ही तेरा पेट भी खराब है, फिर भी तुझे खाने की पड़ी है। अब हम लोग यहाँ पर रुककर कुछ भी नहीं खाने वाले, हम सीधा जिस जगह पर हम लोगों को माल खाली करना है उस जगह पर जाकर ही रुकेंगे। अब मेरे ऐसा कहते ही भीमा मुझसे कहता है कि उस्ताद, हम लोगों को वो माल कल दोपहर के 12 बजे तक वहां पर पहुंचाना है और अभी भी उस जगह पर पहुंचने में हम लोगों के पास काफी टाइम है, तो हम लेट बिल्कुल भी नहीं होंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ट्रक चलाते चलाते थक जाओगे तो थोड़ी देर में ट्रक चला लूंगा, लेकिन आप उस ढाबे पर ट्रक को रोक लो। अब भीमा के काफी ज्यादा जिद करने की वजह से मैं ट्रक को उस ढाबे के ऊपर रोक लेता हूं और इसके साथ ही उस वक्त मैं थोड़ा गुस्से में अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता हूं कि जल्द ही मैं किसी दूसरे खलासी को ढूंढकर इस भीमा नाम की आफत को अपने ट्रक से हटा दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे किसी भी सफर में बहुत सी जगहों पर रुकना पड़ता था। जहां कहीं भी कुछ भी खाने का दिख जाता था वो वहीं पर ट्रक को रुकवा लेता था और एक जगह पर आधा घंटे से पहले वापस ट्रक के अंदर बैठता नहीं था। तो ऐसे में सफर में आधे से ज्यादा टाइम तो उसकी वजह से ही खराब हो जाता था। लेकिन फिर हर बार गुस्सा शांत होने के बाद मैं सोचता था कि भीमा काफी ज्यादा मेहनती है, क्योंकि वो मुझे भी काम को हाथ नहीं लगाने देता था।
भले ही वो काफी ज्यादा खाता था, लेकिन अपनी मेहनत से मुझे खुश भी कर देता था। साथ ही जब वो काम करता था तो काफी मन लगाकर करता था। इसी वजह से हर बार उसकी इन छोटी छोटी नादानियों को मैं माफ कर दिया करता था। लेकिन आज मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भीमा की एक छोटी सी नादानी की वजह से हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। मुसीबत में तो हम लोग पहले से ही फंस चुके थे, लेकिन अब आगे चलकर हम लोगों के साथ जो कुछ होने वाला था वो मुसीबत नहीं, बल्कि हमारे साथ मौत का तांडव खेला जाना था, जिसका उस वक्त तक हम लोगों को जरा भी एहसास नहीं था कि आगे चलकर हमारे साथ एक ऐसा खेल खेला जाने वाला है जिसके बारे में हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल जैसे ही हम लोगों ने हमारे ट्रक को उस ढाबे के ऊपर ले जाकर रोका तो हमें दिखाई दिया कि उस दबे के ऊपर जो ट्रक रुका हुआ है वो तो काफी पुराना ट्रक है। उस जमाने में हमारे पास जो ट्रक था वो ट्रक वहां पर खड़े हुए ट्रक से काफी ज्यादा नया था, लेकिन उस वक्त वहां पर जो पहले से ही ट्रक खड़ा हुआ था उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तो कोई आजादी के टाइम पर चलने वाले ट्रकों के जैसा कोई ट्रक है। अब ये चीज देखकर हमें लगा कि भला आज तक भी ऐसे पुराने खटारा ट्रक को कौन चला रहा होगा। लेकिन फिर मैं और भीमा इस बात को नजरअंदाज करते हैं और अपने ट्रक से नीचे उतरते हैं। उस वक्त तक बारिश की रफ्तार भी थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रक से नीचे उतरते हैं तो हम लोगों को वहां से एक बहुत ही अच्छी खाने की सुगंध आने लगती है। उस सुगंध के नाक में पड़ते ही भीमा मुझसे कहता है कि उस्ताद, ढाबे के अंदर की तरफ से कुछ अच्छी सी सुगंध आ रही है, लगता है अंदर की तरफ कुछ बहुत बढ़िया पकाया जा रहा है। उसके ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूं कि देख, मैं तुझे पहले ही कह देता हूं कि हम लोग यहां पर ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही यहां से वापस रवाना हो जाएंगे। अभी मैं भीमा से यह कह रहा था कि तभी सामने की तरफ से एक आवाज आती है कि 10 मिनट तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, आप 10 मिनट यहां रुको तो सही। वो आवाज एक औरत की आवाज थी। अब जैसे ही हमें वो औरत वाली आवाज सुनाई दे तो हम दोनों ही सामने की तरफ देखते हैं, और जैसे ही हम दोनों सामने की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उस ढाबे पर एक जवान सी औरत खड़ी हुई है, जिसने कि अपने हाथ में एक चिमटा ले रखा है, और उस वक्त उसने अपने बदन पर एक साड़ी पहन रखी थी। साथ ही साड़ी के पल्लू को पीछे की तरफ से घुमाकर कमर के पास में दबा रखा था। लेकिन उस वक्त उसकी वो आवाज और उसकी साड़ी के अंदर के हुस्न को देखकर हम दोनों की नजरें उसके ऊपर से हट ही नहीं पा रही थी। लेकिन तभी मैं उसकी जवानी के ऊपर से अपनी नजरें हटाकर उससे कहता हूं कि ये जो कुछ भी खाना चाहता है इसको दे दीजिए। अब उस औरत से ऐसा कहकर मैं उस ढाबे से थोड़ा बाहर की तरफ ही जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे जाकर अपनी जेब के अंदर से सिगरेट निकालता हूं और अपने आप को उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा करके बारिश से बचाते हुए सिगरेट पीने लगता हूं। अब उस वक्त मैं वहां पर अकेला ही खड़ा खड़ा सिगरेट पी रहा था, क्योंकि भीमा तो उस औरत के पीछे पीछे उस ढाबे के अंदर चला गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने भीम को अकेला ही उस ढाबे के अंदर क्यों जाने दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त जब हमने वहां पर हमारे ट्रक के अलावा वो जो दूसरा ट्रक खड़ा हुआ देखा था, उस ट्रक को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि शायद हमारे अलावा भी दूसरा कोई ट्रक ड्राइवर या उसका खलासी इस वक्त उस ढाबे के अंदर खाना खा रहे हैं। इसी वजह से मुझे भी लगा कि भीमा भी उनके साथ बैठकर जो कुछ भी उसको खाना होगा वो खा लेगा। और उस वक्त मुझे भी सिगरेट की काफी ज्यादा तलब लगी थी। इसी वजह से मैं साइड में जाकर उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा सिगरेट पीने लगता हूं। अभी मैं उस ढाबे के बाहर उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा सिगरेट पी ही रहा था कि तभी सिगरेट पीते पीते ही अचानक से मुझे मेरे दिमाग में उस औरत की छवि याद आने लगती है, जो कि कुछ समय पहले उस डरावने हादसे में हम लोगों को बिजली की चमकते हुई उस रोशनी के बीच दिखाई दी थी। अब उस औरत की याद आते ही मुझे इस ढाबे के बाहर जो औरत दिखाई दी थी वो औरत याद आती है। और जब मैं इन दोनों औरतों को अपने दिमाग में याद करता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो औरत और ये औरत बिल्कुल दिखने में सेम सी लग रही हैं। लेकिन उस वक्त जब बिजली की रोशनी में हमारे ट्रक के सामने हमें वो 4 पैरों पर चलने वाली औरत दोबारा से दिखाई दी थी, तो उस वक्त हमें सिर्फ वो अपने 2 पैरों पर ही चलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन उस कुछ पल की रोशनी में मैं उसका ठीक तरीके से चेहरा नहीं देख पाया था। इसी वजह से उस वक्त मैं उस ढाबे वाली औरत को देखकर यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या ये वही औरत थी। लेकिन फिर मैं अपने आप से कहता हूं कि
अरे मैं भी कैसी बातें सोच रहा हूं। भला ये औरत इतनी जल्दी वहां से यहां कैसे आ सकती है? और ये तो अपने ढाबे पर काम कर रही हैं। अभी मैं यही सब बातें सोचते हुए उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा एक सिगरेट को खत्म करके दूसरी सिगरेट जलाकर उसकी पीने ही लगा था कि तभी अचानक से ही मुझे उस ढाबे के अंदर से भीमा की काफी तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही मुझे भीमा की वो आवाज सुनाई देती है तो मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं, क्योंकि भीमा की वो आवाज कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि वो एक इस तरह से चीखने की आवाज थी जैसे कि भीमा किसी खतरे में हो। अब जैसे ही मुझे भीमा की वो चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो मैं उस ढाबे की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब जब मैं खड़ा खड़ा उस बरगद के पेड़ के नीचे सिगरेट पी रहा था तो भीमा के अंदर जाने के बाद बारिश की रफ्तार अचानक से ही काफी तेज हो गई थी। इसी वजह से भीमा की चीखने की आवाज सुनते ही मैं मेरे अगल बगल में कोई ऐसी चीज देखने लगता हूं जिसको अपने सिर के ऊपर रखकर मैं अपने आप को बारिश से बचाते हुए उस ढाबे के अंदर जा सकूं। लेकिन जैसे ही मैं इधर उधर कुछ देखने लगा तो अचानक से ही मुझे दिखाई दिया कि जैसे उस बरगद के पेड़ के पीछे कोई बैठा हुआ है। अब जब एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा तो मुझे लगा कि शायद वो मेरा कोई वहम है, लेकिन जब मैंने गौर से पीछे की तरफ झुककर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो कोई औरत है जिसके सिर के बाल पूरी तरीके से खुले हुए हैं, और उस वक्त वो उस बरगद के पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़े ही आराम से वहां पर बैठी हुई हैं। लेकिन मैंने जैसे ही उस औरत को वहां पर बैठा हुआ देखा तो एक चीज को देखकर मैं काफी ज्यादा चौंक गया था। दरअसल उस वक्त उस बरगद के पेड़ से सहारा लेकर जो औरत वहां पर बैठी हुई थी, उस औरत ने भी बिल्कुल उसी रंग की और वही साड़ी पहन रखी थी जो साड़ी अभी ढाबे पर दिखाई दी हुई उस औरत ने पहन रखी थी। अब उस औरत को वहां पर देखकर मैं सोचता हूं कि अगर ये यहां पर बैठी हुई हैं तो फिर अभी जो भीमा के साथ अंदर गई थी वो औरत कौन थी? लेकिन तभी मैं उस बारिश की गिरती हुई बूंदों की तेज आवाज के बीच ही थोड़ा जोर से उस औरत को हाथ लगाकर कहता हूं कि कौन हो तुम और यहां पर क्या कर रही हो? अब मैंने एक दो बार उससे यह बात कही, लेकिन उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही वो अपनी जगह से टस से मस हुई। साथ ही वो उस वक्त वहां पर कुछ इस तरीके से बैठी हुई थी जैसे कि कोई औरत नहीं बल्कि कोई मर्द बैठा हुआ हो, क्योंकि उसने उस वक्त बरगद के पेड़ के तने का सहारा लेने के साथ साथ ही अपने दोनों घुटनों को फैलाकर उनके ऊपर अपने दोनों हाथ एक दूसरे के अंदर पकड़ कर रख रखे थे। साथ ही जिस तरफ से मैं उसको देख रहा था उस तरफ उसके सिर के बाल एक तरफ पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से मुझे उसका चेहरा ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर एक बार जैसे ही मैं फिर से उसको तेज आवाज लगाता हूं तो वो अचानक से ही काफी तेज चीखने की आवाज के साथ मेरी तरफ पलटती है। उस वक्त तो वो इतनी भयंकर तरीके से चिल्लाई थी कि उसकी वो चिल्लाने की आवाज आसपास के पूरे इलाके में गूंज गई थी। साथ ही इसके अलावा जैसे ही वो उस तेज चिल्लाने की आवाज के साथ मेरी तरफ पलटी तो उसका हुलिया और उसका वो चेहरा देखकर मेरी तो फटकर हाथ में आ गई थी। उस वक्त मैंने अपने हाथ में जो जलती हुई सिगरेट ले रखी थी वो भी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर चुकी थी और डर के मारे मेरे पैर वहां पर थर थर कांपने लगे थे। अगल बगल में गिरती हुई बारिश के बूंदों की ठंडक के बीच भी मेरे शरीर में अब पसीना आने लगा था और मेरे सिर से पसीने की बूंदें लगातार मेरी कान की कनपटी से होते हुए मेरे गले तक बहकर जाने लगी थी, क्योंकि उस वक्त जैसे ही वो औरत चिल्लाते हुए मेरी तरह बढ़ती है तो उसका हुलिया देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आज मैं और मेरा खलासी भीमा किसी बहुत ही गलत चीज के जाल में फंस गए हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दिया कि उस औरत का चेहरा किसी साधारण औरत की तरह है ही नहीं, बल्कि उसका चेहरा तो उस वक्त किसी चुड़ैल या फिर डायन की तरह दिखाई दे रहा है, जिसके होठों पर किसी इंसानी मांस के टुकड़े लगे हुए थे और उसके होंठ पूरी तरीके से खून से सन चुके थे। साथ ही उसकी आंखें उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थीं जैसे कि वो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की आंखें हैं। उसके चेहरे की जो खाल थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो बहुत सालों से किसी कब्र में दफन इंसान की लाश की कोई सड़ी गली हुई खाल हो। अब अपने सामने इतना डरावना हुलिया देखकर उस वक्त मेरी जो हालत हुई थी उसको मैं शायद इस वक्त आप लोगों को शब्दों में पिरोकर बता भी नहीं सकता। लेकिन इसके साथ ही मैं देखता हूं कि उस औरत के हाथ पैरों के नाखून भी उसकी उंगलियों से ज्यादा लंबे थे, जो कि पूरी तरीके से बढ़ने के साथ साथ मुड़कर वापस उसकी हाथों की उंगलियों में ही घुसने लगे थे।
और वो नाखून उस वक्त ऐसे लग रहे थे जैसे कि कई बरसों पहले के नाखून सड़कर गल चुके हैं। अगर उस वक्त मुझे उसके शरीर में कुछ नई चीज दिखाई दे रही थी तो वो थी सिर्फ उसके बदन पर लिपटी हुई वो साड़ी। लेकिन सिर्फ साड़ी के बल पर ही मैं उसको कोई साधारण औरत नहीं समझ सकता था। साथ ही उस वक्त मुझे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया था कि मेरे सामने इस वक्त जो कोई भी मौजूद हैं, ये जरूर कोई नकारात्मक शैतानी शक्ति हो सकती है। जरूर ये कोई चुड़ैल, डायन या फिर कोई छलावा है जिसने कि आज हम दोनों को यहाँ पर अपने जाल में फंसा लिया है। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा ये सोच ही रहा था कि तभी उसके मुंह से एक अजीब सी खून की लार टपकने लगती है और उस लार के साथ साथ धीरे धीरे एक खून की धारा उसके मुंह से बहते हुए नीचे गिरने लगी थी। इसके साथ ही वो मेरी तरफ देखकर इतनी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी कि उस वक्त उसकी वो मुस्कुराहट भी मुझे काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में भीमा की वो चीख आती है और मुझे याद आता है कि अभी कुछ देर पहले ही उस ढाबे के अंदर से भीमा काफी तेज चीखा था। इसी वजह से एक पल के लिए तो मेरा मन करता है कि मैं भीमा को बचाने के लिए उस ढाबे के अंदर जाऊं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अगर मैं ढाबे के अंदर गया तो मैं भी अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। इसीलिए मैं सोचता हूं कि चुपचाप यहां से भागकर अपने ट्रक के अंदर चढ़कर यहां से निकल जाता हूं। लेकिन फिर मैं अपने आप से कहता हूं कि अरे लखन सिंह, तू निकलेगा कैसे यहां से? तेरे सामने ये जो डरावनी बला बैठी हुई है, ये तुझे यहां से निकलने देगी तब तू निकलेगा ना। भला ऐसे कैसे निकल जाएगा? अब उस वक्त डर के मारे मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर मैं किसी तरीके से अपने आप पर कंट्रोल करते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने कदमों को उस बरगद के पेड़ से पीछे की तरफ हटाने लगता हूं तो अचानक से ही ऊपर की तरफ कोई आवाज होती है और उस बरगद के पेड़ की टहनी के ऊपर से कोई चीज काफी तेज गति से मेरे सिर की तरफ आती है और वो जो कुछ भी था वो मेरे दोनों कानों को पकड़कर अचानक से मुझे खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाता है। लेकिन जैसे ही उसने मेरे कानों को पकड़ा था तो उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि जैसे वो कोई बहुत ही खुरदरी और नुकीली चीज है। अब कुछ पल के लिए तो अचानक से ऊपर खींचने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर जब मैं अपने आप को संभालता हूं तो मैं अपने आप को उस बरगद के पेड़ की टहनी से उल्टा बंधा हुआ पाता हूं। उस वक्त मैं हवा में बिल्कुल उल्टा लटका हुआ था और मेरा जो सिर था वो नीचे की तरफ था। यानी कि कुछ ही पल में वो जो कुछ भी था उसने मेरे दोनों पैरों को पकड़कर मुझे उस पेड़ के ऊपर उल्टा लटका दिया था। लेकिन अब मुझे नीचे की तरफ सिर्फ वो गोल गोल घूमती हुई जमीन ही नजर आ रही थी। ना ही तो मुझे वो डरावनी औरत और ना ही कुछ और नजर आ रहा था। लेकिन तभी मैं अपने आप को उस चीज से छुड़ाने के लिए जैसे ही हाथ पैर मारने लगता हूं तो अचानक से कोई बहुत ही नुकीली चीज आकर मेरे सिर को लगती है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी के लंबे लंबे नाखून वाला हाथ मेरे सिर पर आकर लगा है। अभी मैं ये चीज महसूस कर ही रहा था कि तभी वो जो कुछ भी था उसने मेरे सिर के बालों को काफी तेज पकड़कर मेरे सिर को अजीब तरीके से चारों तरफ घुमाकर अचानक से अपने चेहरे के पास लेकर जाता है। और जैसे ही वो मुझे अपने चेहरे के पास लेकर जाता है तो मुझे दिखाई देता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि वही डरावनी औरत थी जो अभी कुछ देर पहले मुझे उस पेड़ के पीछे बैठी हुई दिखाई दी थी। लेकिन उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा जाते ही मुझे उसके अंदर से इतनी भयंकर बदबू आती है कि उस वक्त उसके मुंह के अंदर की सांस को महसूस करके मुझे किसी मरे हुए जानवर के अंदर से आने वाली बदबू महसूस हो रही थी। तभी मैं अपने आप को उससे छुड़ाने के लिए छटपटाने लगता हूं। लेकिन फिर मैं थोड़ा डरते हुए उससे पूछता हूं कि कौन हो तुम और तुमने मुझे यहां पर कैसे पकड़ रखा है? अब मेरे मुंह से इतना सुनने के बाद वो कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन वहां पर फिर से उस अजीब सी हंसी में हंसने लगती है और हंसते हंसते ही उसने अचानक से ही मेरे को उल्टा लटके लटके ही एक अजीब सी हंसी के साथ मेरे एक तरफ के कान को अपने नुकीले दांतों के बीच पकड़कर उसको काट लिया था, जिसकी वजह से मेरे कान का आधे से ज्यादा हिस्सा कटकर उसके मुंह के अंदर चला गया था। लेकिन ये चीज होते ही मुझे इतना भयंकर दर्द हुआ कि उस वक्त मेरे मुंह से एक बहुत तेज चीख निकल गई थी। वो चीख बिल्कुल उसी तरह की चीख थी जैसी चीख कभी कुछ देर पहले अंदर से भीमा की आई थी। अब मेरे कान से खून की बूंदें टपकने लगी थीं और मैं वहां पर अजीब तरीके से रोने लगा था। लेकिन तभी मैं देखता हूं कि वो औरत
मेरे कान के टुकड़े को अपने मुंह के अंदर अजीब तरीके से चबाने लगती है और इसी के साथ एक अजीब से डरावनी हंसी हंसने लगती है। अब ये चीज होते ही उस वक्त मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि आज मैं जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला हूं और ये जो कोई भी है ये आज मुझे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी आखिरी सांस तक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और मन के अंदर एक उम्मीद रखता है कि शायद आज मैं बच जाऊंगा, और यही हाल उस वक्त मेरा भी था। इसी वजह से मैं उस वक्त मन ही मन के अंदर भगवान को याद करने लगता हूं और भगवान से प्रार्थना करने लगता हूं कि हे भगवान, आज मुझे किसी भी तरह से इस मुसीबत से बाहर निकाल दो, क्योंकि आज अगर मुझको कुछ हो गया तो मेरा तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। साथ ही उस वक्त मुझे मेरे एक तरफ के कान वाले हिस्से में इतना भयंकर दर्द होने लगा था कि उस वक्त मैं उस दर्द को सहन भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि अभी थोड़ी देर में ही ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है, और अगर एक बार ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो गया तो फिर ये जो चुड़ैल या फिर छलावा है ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसी वजह से मैं उस वक्त दिमाग लगाता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त के स्टार्ट होने तक मुझे इसे किसी भी तरह से बाकी की चीजों में उलझा कर रखना होगा। लेकिन उस वक्त मैं ये चीज भूल गया था कि ब्रह्म मुहूर्त के स्टार्ट होने से पहले रात के 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का जो वक्त होता है वो ऐसी शैतानी शक्तियों का अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने का चरम का वक्त होता है। यानी कि इस वक्त ये अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप में होती है। लेकिन इससे पहले कि वहां पर मेरे साथ वो चुड़ैल कुछ और कर पाती, उससे पहले अचानक से ही अंदर की तरफ से भीमा काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए भागकर बाहर की तरफ आता है। अब जैसे ही वो बाहर की तरफ भागकर आता है तो मेरे पास खड़ी हुई वो चुड़ैल उसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी भीमा पता नहीं वहां पर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो चुड़ैल अजीब तरीके से तड़पड़ाकर चिल्लाने लगती है, और अंदर की तरफ से भी किसी और औरत की काफी भयंकर तरीके से चिल्लाने की आवाज आने लगी थी, जैसे कि वो किसी अजीब से दर्द में तड़प रही हो। लेकिन फिर कुछ ही देर हम दोनों के सामने वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है और पूरा माहौल अचानक से ही बदल जाता है। साथ ही मेरे जो दोनों पैरों उस वक्त उस बरगद की टहनी से बंधे हुए थे वो भी अपने आप ही खुल जाते हैं और मैं धड़ाम से नीचे गिर जाता हूं। जैसे ही मैं नीचे गिरता हूं तो मैं वहां से उठकर अपने कान में होते हुए दर्द को एक हाथ से काफी तेज दबाते हुए दौड़कर भीमा की तरफ जाता हूं। जैसे ही मैं भीमा की तरफ जाता हूं तो भीमा का हाल देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है। दरअसल मैं देखता हूं कि भीमा के हाथ की 2 उंगलियों उसके हाथ के ऊपर हैं ही नहीं। शायद उनको किसी ने किसी धारदार चीज से काट डाला था। लेकिन इससे पहले कि मैं भीमा से कुछ पूछ पाता, भीमा मुझसे कहता है कि उस्ताद, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से निकल लो, क्योंकि ये कोई ढाबा नहीं बल्कि इन चुड़ैलों का बिछाया हुआ एक जाल है जिसमें हम दोनों फंस चुके हैं। अब उसके ऐसा कहते हैं, हम दोनों एक साथ हमारे ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम दोनों हमारे ट्रक की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कभी कुछ देर पहले उस ढाबे के बाहर हम लोगों को जो ट्रक खड़ा हुआ बिल्कुल सही सलामत और ठीक ठाक कंडीशन में दिखाई दे रहा था। अब उस ट्रक की जगह वहां पर कुछ बहुत पुराना लोहे का कबाड़ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, और वो कबाड़ किसी और चीज का नहीं बल्कि किसी ट्रक का ही था। लेकिन उसका कबाड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर किसी ट्रक को आग लगा दी गई हो। फिर आग लगने के बाद उसका कुछ जला हुआ लोहे का हिस्सा वहां पर बच गया हो, जो उस वक्त हम लोगों को वहां पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब उस चीज को नजरअंदाज करके मैं और भीमा जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी फटाक से हमारे ट्रक के अंदर बैठते हैं और तुरंत ट्रक को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन फिर वहां से कुछ दूर आगे आने के बाद मैं भीमा से पूछता हूं कि आखिर तुम्हारे साथ उस ढाबे के अंदर जाने के बाद क्या हुआ था। तो भीमा दर्द में करहाते हुए मुझे बताता है कि उस्ताद, जैसे ही मैं उस ढाबे के अंदर गया तो वो औरत मुझे एक टेबल और कुर्सी के ऊपर बिठा देती हैं और मुझसे कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फिर कुछ देर बाद वो मेरे लिए एक थाली के अंदर एक जला हुआ और तेल में पका हुआ मुर्गा लेकर आती हैं। अब मुझे चिकन खाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, इसी वजह से मैं भी मुर्गे को देखकर उसको खाने के लिए काफी ज्यादा लालायत हो गया था। लेकिन तभी मैं देखता हूं कि वो मुर्गा बिल्कुल पूरी तरीके से कटा हुआ नहीं था। इसी वजह से मैं उस औरत से कहता हूं, क्योंकि उस वक्त तक
वो मेरे सामने एक औरत के रूप में ही थी कि आप इस मुर्गे को मेरे सामने इस तरीके से क्यों लेकर आई हो, बल्कि इसको थोड़ा काट कर लाओ। अब मेरे ऐसा कहने पर वो औरत, जो कि वास्तव में एक चुड़ैल थी, वो अंदर से एक चाकू लेकर आती है और मेरे सामने ही टेबल पर उस मुर्गे को रखकर काटने लगती है। लेकिन उस वक्त मैं उसी के सामने जब टेबल पर बैठा हुआ था तो मेरे दोनों हाथ टेबल पर रखे हुए थे। तभी उस मुर्गे को काटते काटते अचानक से वो औरत उस धारदार चाकू से काफी तेज आवाज में चीखते हुए मेरे हाथ के ऊपर वार करती है। उसको मेरे ऊपर वार करता हुआ देखकर मैं अचानक से डरकर अपने हाथ को पीछे की तरफ हटाने को करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने हाथ को पूरी तरीके से पीछे हटा पाता, उस धारदार चाकू की चपेट में मेरे हाथ की ये 2 उंगलियां आ गई थी। मेरी ये 2 उंगलियां उसके एक वार से ही कटकर मेरे हाथ से अलग हो गई थी, जिसकी वजह से मैं काफी तेज चिल्लाया भी था। लेकिन जैसे ही मेरी वो उंगलियां कटी तो अचानक से जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत का हुलिया पूरी तरीके से बदल गया था। वो अब किसी साधारण औरत की जगह किसी चुड़ैल की तरह दिखाई देने लगी थी। लेकिन जैसे ही मेरी वो हाथ की उंगलियां मेरे हाथ से कटकर मेरे शरीर से अलग हुई तो वो चुड़ैल उन दोनों उंगलियों को उठाकर अपने मुंह के अंदर चबा चबा कर उनको खाने लगती है। ये चीज देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आज मैं एक बहुत ही गलत जगह पर फंस गया हूं। अब भीमा के ये सब बताने के बाद मैं उससे कहता हूं कि तो फिर तुम उस चुड़ैल के चंगुल से बचकर वहां से बाहर कैसे निकले? तो मेरे ऐसा कहने पर भीमा ने मुझे बताया कि उस वक्त डर के मारे मैं तो ये भूल ही गया था कि उस वक्त मैंने अपनी कमर पर मेरी माँ का दिया हुआ एक ताबीज पहन रखा है। उस ताबीज को जब मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे पहनाया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब कभी भी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो इस ताबीज को खोलकर अपने सिर माथे लगा लेना। फिर जो कोई भी बुरी चीज तुमको नुकसान पहुंचाना चाहेगी वो तुमको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब मेरी माँ मेरे लिए वो ताबीज कहाँ से लेकर आई थी इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मुझे उनकी कही हुई ये बात याद आई तो मैं फटाक से खड़ा होकर अपने आप को उस चुड़ैल से बचाते हुए धीरे धीरे पीछे होकर उस ताबीज को अपने कमर से खोल लेता हूँ। और फिर जैसे ही मैंने उस ताबीज को अपने सिर माथे लगाया तो उस ताबीज को अपने सिर माथे लगाते देखकर जब वो चुड़ैल मेरी तरफ आई तो अचानक से वो ताबीज उसके भी टच हो गया। लेकिन जैसे ही वो ताबीज उस चुड़ैल के टच हुआ तो वो वहां पर अजीब तरीके से झटपटाने लगी थी। उसको उस तरीके से वहां पर झटपटाता हुआ देखकर मैं मौका पाकर बाहर भागकर आ जाता हूं। लेकिन बाहर आते ही उससे भी ज्यादा खूंखार और डरावनी एक और चुड़ैल मेरे सामने आती है। लेकिन तभी मैं थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से उस ताबीज को उस दूसरी चुड़ैल को भी टच कर देता हूं। अब उस ताबीज के उस दूसरे चुड़ैल के टच करते ही उसका भी हाल उस पहले वाली चुड़ैल की तरह का ही हो जाता है। अब मुझे ये सब बातें बताने के बाद भीमा मुझे भी मेरी डरावनी कहानी और मेरे कान के कटने के बारे में पूछता है तो मैं भी उसे अपने साथ जो कुछ भी हुआ था वो सभी बातें बताता हूँ। अब उस जगह से निकलने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वो बारिश भी बंद हो गई है। लेकिन उस वक्त तक हम दोनों का काफी ज्यादा खून बह चुका था। लेकिन हमने हमारे ट्रक के अंदर जो भी दवा पट्टी पड़ी हुई थी वो अपने हाथ और कान के ऊपर बांध ली थी। और उस फैक्ट्री के अंदर पहुंचने के बाद हमने वहां के लोगों को हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी कहानी भी बताई थी। साथ ही वहां पहुंचकर वहां के कंपाउंडर से हमारा इलाज भी करवाया था। आज भी जब मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रहा हूं तो मेरा एक आधा कान कटा हुआ है और उस दिन से भीमा के हाथ के ऊपर से उसकी भी 2 उंगलियां हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई हैं। लेकिन आज तक भी हम दोनों को यह बात समझ में नहीं आई है कि आखिर वो जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था वो क्या था, और वो जो औरत थी वो कोई चुड़ैल थी या फिर कोई छलावा था। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी सुनकर कोई भी चीज समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर